हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कक्षा 11 का पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल। इस पाठ के लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय निर्देशक भी रहे हैं और उन्होंने बांग्ला और हिंदी भाषा में कई फिल्मों की कहानियों को भी लिखा है। सत्यजीत राय का जन्म 1921 में कोलकाता में हुआ। उनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सा घर, देवी चारुलता, पथेर पांचाली, महानगर। पथेर पांचाली के अंदर ही अप्पू नाम का जो किरदार होता है उसके नाम पर ही यह पाठ आपका है। उसके अलावा सत्यजीत राय जी को प्रमुख सम्मान भी मिले हैं, जिसमें उन्हें ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत के हर महत्वपूर्ण सम्मान उन्हें मिला है। 1992 में सत्यजीत राय की मृत्यु हो जाती है। भारतीय सिनेमा को एक ऊंचाई सत्यजीत राय जी ने ही दी है। उनके निर्देशन में पहली फिल्म पथेर पांचाली बनी, जो कि बांग्ला भाषा में थी और 1955 में प्रदर्शित हुई। पथेर पांचाली को बनाने में लगभग 2.5 साल लग गए थे। 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर। और उनकी सभी कृतियाँ साहित्यिक संस्कारों से ओतप्रोत थी। उनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। उन्होंने अपनी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षी का भी सहज संसार बताया है। और जो आज आपका पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल, यह एक संस्मरण है जो कि एक साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के बारे में उस साक्षात्कार में बताया गया और सत्यजीत राय जी ने इसको यहाँ लिखा है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली सी होती है और सत्यजीत राय के लिए भी यही काम था। जब ये बांग्ला में बनी थी तब उन्होंने इस फिल्म के दौरान कई अनुभव किए थे संसार से संबंधित और अपने बचपन से संबंधित। उन स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए और जीवंत एक अनुभव डाल दिया उस फिल्म के अंदर। तो देखिए किस कंडीशन के अंदर, किन स्थितियों में यह फिल्म बनी। शुरू करते हैं पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। देखिए निर्देशक हैं फिल्म के सत्यजीत राय, तो वो ही बता रहे हैं कि पथेर पांचाली जो फिल्म थी उसकी शूटिंग का काम लगभग 2 और आधे साल को मिला के 2.5 साल बनते 2.5 साल तक चला। और वो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी भी करते थे। जब वहाँ से फुर्सत मिलती तो शूटिंग करते थे और जब पैसा होता तब वो शूटिंग करते। पैसा ख़त्म होने पर एक बार फिर से शूटिंग को रोक दिया जाता था। शूटिंग का आरंभ होने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार यानी कि विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया यानी कि किराए पर लिया। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला टिया। मतलब लेखक ने उसका नाम पूछा तो उस बच्चे ने अपना नाम बताया टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं?
वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके और बोले कि असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर मैं आपके पास ही आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत के से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। मतलब यहाँ लेखक का नाम आया है सुबीर बनर्जी। वो लड़का जो बाद में बड़ा होके हीरो बना था, वो लेखक ने बताया है कि वो बना था पथेर पांचाली के अंदर अप्पू। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला था। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। ये तो होता ही कि जिन छोटे बच्चों को फिल्मों में दिखाया गया था, उस फिल्म के वो बच्चे अगर टाइम बीतने के साथ साथ बच्चे की तो उम्र ने बढ़ना ही था। जैसे अगर उनका कद बढ़ जाता है उम्र के साथ साथ, तो फिर फिल्म के अंदर उस चीज़ की दिक्कत आएगी। ये लेखक ने पहले ही अनुभव तो कर लिया, लेकिन क्या करे, पैसा था नहीं, मजबूरी थी उसकी। आगे लेखक कह रहा है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। मतलब जो किरदार हैं फिल्म के अप्पू और दुर्गा, उनकी ऊपर ही स्टोरी बनाई जाती है। और जब ये स्टोरी बनाई जा रही है तो उनका रेलगाड़ी के पास एक सीन करना था, और वहाँ जो मैदान था वो काश फूलों से भरा हुआ था। एक तरह के फूल होता है काश फूल, तो उससे पूरा मैदान भरा हुआ था। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। अब ये सीन था कि दुर्गा के पीछे पीछे अप्पू कहाँ तक दौड़ेगा, काश फूलों के वन तक। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया। मतलब कि आधा सीन उन्होंने डायरेक्ट कर लिया था। शूटिंग इतनी हो गई थी, उसके बाद निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। नवागत यानी कि नए होने के कारण बोराए होना, पगलाए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। देखिए 7 दिन के बाद ही काश फूलों का समय कितना होता है कि वह सुबह खिलते और शाम को कुछ डाउन होकर अगले दिन मुरझा जाते हैं। और ये तो गए थे पूरे 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद तो वहाँ उनको फूल मिले ही नहीं। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते हैं तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी कि ये लगातार ये सीन नहीं फिल्माया गया, जो लगातार काम चले उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। नदारद हो जाती यानी कि जो प्रोसेस के अंदर वर्क होता है वो साफ पता लग जाता कि ये सीन बाद में करवाया गया। आगे देखिए, उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। यानी कि एक सीन की शूटिंग के लिए 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम ही नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया।
सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देकर हमने जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। टीम के जो हेड थे, जो सर्वोच्च अधिकारी थे, वो रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर, मतलब काशफूलों का कलर था सफ़ेद, और वहाँ पर अगर काला धुआं ही नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा, ये डायरेक्टर सोच रहा था। पथेर पांचाली फिल्म में जब वह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। अब लेखक कह रहे हैं कि आज के समय में जो बिजली से चलने वाले इंजन है, डीजल से चलने वाले इंजन है, उसमें तो काला धुआं निकलता ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो वो सीन अच्छा नहीं लगता। तो ये तो उस समय में जब हमने रेलगाड़ी का सीन जब किया तब वो काला धुआं निकालने वाली रेलगाड़ी थी, जिससे कि हमारा दृश्य और अच्छा बन गया। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। आर्थिक अभाव होता है पैसे की कमी। अब पैसे की कमी के कारण देखिए कितनी समस्याएं आती है। लेखक कहते हैं कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भात चावल और पानी को मिला के एक खाने का पदार्थ बनता है जिसमें चीनी भी डलती है, उसे भात कहते हैं। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए वो चला जाता है। सर्वजया, जो कि अप्पू की माँ का रोल कर रही है, सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाल है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन न ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव के उस सीन के बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? अब देखिए उस गांव में वो कुत्ता ही नहीं है जो सीन उसने करना था। अब कैसे करें? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। मतलब एक ही सीन के लिए 2 कुत्तों की ज़रूरत पड़ी जो कि सेम दिखने वाले थे, लेकिन जो पहले कुत्ता था वो मर गया था, जिसके कारण भूलो की जगह गांव में उसके जैसा दिखने वाला कुत्ता ही प्रयोग में लिया गया और शूटिंग पूरी की गई। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। अब देखिए अगला सीन शुरू हो गया है, जिस सीन के बारे में अब बता रहे हैं लेखक
कि श्रीनिवास नामक घूमता एक मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, लेकिन अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास आ जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, मतलब मुखर्जी को फिल्म के अंदर अमीर आदमी दिखाया गया है। वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। देखिए, लाचारी और गरीबी का वर्णन करना चाह रहा था लेखक यहाँ पर, और निर्देशक होने के नाते वो अपनी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाना चाह रहा था। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई यानी कि कुछ दिनों के लिए टल गई। पैसा हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो व्यक्ति कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। अब देखिए, उनका चेहरा नहीं मिल रहा है, लेकिन शरीर से वो उस पहले वाले पर्सन से मिलते हैं जिनके साथ आधा सीन जो है वो शूट किया गया था। अब आगे क्या होता है देखिए, उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबन में से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर शॉट में श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। तो 1 नंबर श्रीनिवास वो जो पहले श्रीनिवास था, 2 नंबर श्रीनिवास यानी कि जो बाद में श्रीनिवास लिया गया था, पहले वाले की मृत्यु हो गई थी, वो मुखर्जी के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, क्योंकि उसका व्यक्ति के बैक साइड का लिया गया है और बैक साइड से शरीर से पहले ही लेखक ने बताया कि वह सेम दिखते थे। तो आगे लेखक कह रहा है कि श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई है, अगर किसी के आई है तो ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है। अब यहाँ लेखक तीसरा सीन बताना शुरू हो गया, और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ थोड़ी नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि अप्पू और दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं जाएगा। कुत्ते के मालिक ने हमसे कहा कि अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं, तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे दौड़ने के लिए कहना। कुत्ते के मालिक से तो उन्होंने ये कह दिया, लेकिन मालिक भी बेचारा क्या करता। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि बात पशु की हो रही थी या कुत्ते की हो रही थी, तो वो कितनी देर में कहना मानता है, फिर सीन को शूट किया जाएगा, ये कुछ भी नहीं कह सकते थे। तो लेखक कह रहा है कि मैं सिर्फ धैर्य ही रख सकता था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे दौड़ा, और हमें अपनी इच्छा के अनुसार शॉट भी मिल गया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बड़ी मुश्किल आई थी।
अब सीन अगला ले लिया है लेखक ने कि कौन सा सीन, बारिश का सीन। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर, तकनीशियन जो जिसको टेक्निक अच्छे से आती है कि कैमरा कब शुरू करना है, कैमरा कब ऑफ करना है, कैसे उसको पैक करना है, वो जो टेक्निक जानता है उसको टेक्नीशियन कहते हैं, साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। अब देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य हो, लेकिन अब लेखक को भी नहीं पता था कि उसकी इच्छा के अनुसार होगा या नहीं, वो भी सिर्फ दुआ कर सकता था अपने लिए। आगे, आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। ये देखिए, बंगाली भाषा में बोल रही है वो कि बरसात ठंड, नेपुर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा, कि जो बारिश हो रही है वो मतलब ना हो। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, मतलब कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर उसे दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। अब लेखक बता रहे हैं कि जिस समय में पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग हुई थी तब वहाँ पक्के मकान नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पक्के मकान बन गए हैं। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, लेकिन वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो इनको लाठियों से, ऐसे बोलते थे वो। जो ऊपर बांग्ला भाषा के अंदर गीत गाया गया उसका अर्थ दिखाया गया। देखिए, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ, मतलब हे बादल तुम वापस चले जाओ। आगे है, पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पर जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। अब वो पास बुलाकर ऐसे क्यों बोलता था? क्योंकि रूजवेल्ट कौन था? पूरा नाम उनका था फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और उनके कार्यकाल में ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। चर्चिल
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हिटलर तो आपको पता ही है, जर्मनी का बड़ा तानाशाह चांसलर था। और अब्दुल गफ्फार खान, ये अफ़गानों के नेता थे जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में भी गुजारना पड़ा था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इन 4 व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, वो जो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति हैं, जो सुबोध दा है, ठीक है, उनसे उनका परिचय हो गया था। उसके बाद में उनको बिठाते और ये धुनें बजाकर सुनाते, कानों में इस तरह से बोलते थे। सभी उनके मतानुसार पाजी थे और उनके दुश्मन थे, हिंदुस्तानियों के दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था, जो कि एट प्रेजेंट में हमारे मोदी जी भी यही बोलते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। देखिए, अब शूटिंग के समय अगर वह भाषण शुरू कर देते तो क्या होता, वहाँ साउंड का तो काम बिगड़ जाता। तो इसलिए लेखक बता रहा है कि फुर्सत के समय में उनके भाषण से हमें कोई आपत्ति नहीं थी, कि जब हमें टाइम था तब वो आरामदारी से चाहे हमें भाषण दे, कोई दिक्कत नहीं थी। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। मतलब उसके रिश्तेदारों ने बड़ा उसको भाषण वगैरह उसका साइड में रखवाया, जिससे कि उन्होंने अपनी शूटिंग पूरी की। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते कि आवाज़ ठीक आ रही है या फिर नहीं आ रही। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार और पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया और देखा कि एक बड़ा सा सांप उनके कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, उनकी बोलती भी बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो ये था आपका पूरा पाठ पथेर पांचाली, जिसमें कई शूटिंग्स, कई सीन्स के बारे में बताया गया है और जो निर्देशक के साथ साक्षात्कार हुआ था लेखक का, उसमें सारे सीन बताए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।